अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जो प्रीवियस टॉपिक है हमने उसके स्किप किया हुआ है, वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इस वजह से हम ये वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। स्टूडेंट देखें, नेम से पता चल रहा है कि वो एनर्जी जो एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट यानी वर्ड बाय वर्ड करें तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है। अगर हम इसको प्रॉपरली केमिस्ट्री के लिहाज से अगर करें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन बनेगी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए फॉर इफ़ेक्टिव कुलयन। अब देखें यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है कि इफ़ेक्टिव कुलयन क्या है। स्टूडेंट, अगर हम बात करें एक रिएक्शंस की, जैसे हमारे पास जो है कोई से दो मालिक्यूल हैं, लेट्स मैं कहता हूँ ये मेरे पास मालिक्यूल हैं ये दोनों। पहली तो बात ये है कि इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए दोनों की कि ये दोनों आपस में अच्छे तरीके से कोलाइड कर सके। मतलब कि इफ़ेक्टिव कुलयन ये क्या है, कौन सी कुलयन है? कुलयन दो तरह की, एक होती है हमारे पास इफ़ेक्टिव और एक होती है इनइफेक्टिव। अब जो इनइफेक्टिव कुलयन वो कौन सी होती है? ऐसी कुलयन जिसमें मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएं लेकिन उनकी एनर्जी इतनी ना हो कि उनके टकराने से कोई नई चीज़ प्रोडक्ट बन जाए या कोई एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट या कोई कम्प्लेक्स बन जाए, उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती। जस्ट क्या होता है कि मॉलिक्यूल टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाते हैं। इसे कहते हैं इनइफेक्टिव कुलयन। इफ़ेक्टिव कुलयन कौन सी होगी कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए, उनके टकराने से हमारे पास जो है एक नई चीज़, नया प्रोडक्ट बन गया। अब ये एक प्रोडक्ट बन गई है हमारे पास। तो अब ये क्यों बनी? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी थी वो हमारे पास इतनी थी कि ये दोनों आपस में अच्छे तरीके से कोलाइड कर सकें और फिर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएं? प्रोडक्ट में। इसे हम कहते हैं इफ़ेक्टिव कुलयन, यानी वो एनर्जी जो इफ़ेक्टिव कुलयन के लिए। अब ये एनर्जी किन के पास होती है? ये मॉलिक्यूल्स के पास। अब स्टूडेंट, अगर मैं आपको जो है वो एक और एग्जांपल दूं, जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास H2 प्लस Cl2, ये दोनों गैसेस हैं, इनके मिलने से यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 2HCl। अब इसमें क्या है? इसमें एक्टिवेशन एनर्जी, ये हाइड्रोजन है जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड है, दो हाइड्रोजन। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास क्या है? क्लोरीन है, सॉरी ये क्लोरीन। अब ये दोनों, इनकी इतनी एनर्जी हो कि ये एक दूसरे के साथ क्या करें? इंटरेक्ट करें, और फिर उसके बाद ये इंटरेक्ट करने के बाद हमारे पास जो है वो HCl, ये इस तरह अब एक नई प्रोडक्ट बन गई। अब इसमें क्या हुआ है? देखें स्टूडेंट, ये कोवलेंट बॉन्ड टूटा है ना यहाँ से। अब इसका भी जो आपस में क्लोरीन का कोवलेंट बॉन्ड था वो टूटा है, और ये जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग भी होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और इसी तरह बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अब अगर स्टूडेंट इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि ये एक दूसरे के साथ, अब ये एक मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे के साथ टकराएं, इनके टकराने से ये आपस में इनका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए, यानी कि बॉन्ड ब्रेक, यानी तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए ये इन्वायरमेंट से ले लेते हैं, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब उसके बाद इनका आपस में बॉन्ड बन गया। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाऊं आपको, ये हाइड्रोजन है, इस तरफ ये क्लोरीन है, और ये हमारे पास क्लोरीन। पहले इनका आपस में बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड अगर ब्रेक होंगे तो फिर कौन से बॉन्ड बनेंगे? ये वाले, इनका आपस में। तो इसका मतलब है जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी यूज़ होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी लगती है, यूज़ होती है, ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होती है? वो इमिट होती है, खारिज होती है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो एट सेम टाइम हो रहे हैं। दरमियान में एक स्टूडेंट स्टेज आ जाती है जिसमें ये दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं ये अपनी एनर्जी को देखते हैं और ये फैसला करते हैं क्या हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है या नहीं। तो हम इस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट यानी इसे हम फैसला कुन स्टेट भी कहते हैं।
वो स्टेट फैसला कुन स्टेट जिसमें मॉलिक्यूल्स डिसाइड करते हैं कि आया कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे या रिएक्टेंट ही रहेंगे। तो स्टूडेंट अगर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब इनमें जो कोलिजन आपस में हुई है इस मॉलिक्यूल की, ये H2 की Cl2 के साथ जो कोलिजन, वो इफेक्टिव कोलिजन है। और इनकी इतनी एनर्जी थी कि इन्होंने अपने बॉन्ड को तोड़ दिया और नए बॉन्ड नए प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट हो गए। तो इसमें जो एनर्जी यूज़ हुई है इसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि रिएक्टेंट्स जो है वो इफेक्टिव कोलिजन के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो इफ़ेक्टिवली कोलाइड कर सकें और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। दूसरी बात स्टूडेंट एक और है यहाँ पे, वो क्या, वो ये कि इनकी ओरिएंटेशन है। देखें अब यहाँ पे ओरिएंटेशन, पहले बॉन्ड ये H2 के दरमियान था और Cl2 के दरमियान था। अब अगर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है कि ये जब आपस में कोलाइड करें, प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है कि अगर ये आपस में इस तरह कोलाइड करें कि इनके कोलाइड करने से प्रोडक्ट आसानी से बन जाए। अब फॉर एग्जांपल अगर ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, अगर इसके साथ क्लोरीन यूं आ जाती है ऐसे, तो ये कोई ओरिएंटेशन नहीं है। ओरिएंटेशन कौन सी है, ये वाली देखिए, हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन, इस हाइड्रोजन के सामने, इसे कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब अगर इसमें ओरिएंटेशन नहीं है तो तब भी इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि ये प्रोडक्ट बने। तो हमारे पास जो है इफ़ेक्टिव कोलिजन की डेफिनेशन हुई कि अगर एक मॉलिक्यूल है उसके पास इतनी सफिशेंट एनर्जी है और वो प्रॉपरली ओरिएंटेड है, यानी ओरिएंटेशन उसकी प्रॉपर है, तो वो मॉलिक्यूल्स दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास जो है वो इफेक्टिव कोलिजन, इसकी डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक में उसने लिखी हुई है। अब आगे स्टूडेंट हमारे पास जो है इनका ग्राफ है, उसने ग्राफ दिया हुआ है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो दो तरह के ग्राफ हैं। अब स्टूडेंट ये दोनों ज़रा अगर आप ग्राफ को देखिए तो यहाँ पर उसने कहा है कि आपके रिएक्टेंट पड़े हुए हैं, रिएक्टेंट्स मतलब ये दोनों रिएक्टेंट हो सकते हैं H2Cl2। अब इनकी यहाँ पे एनर्जी ये वाली है। अब रिएक्टेंट्स की भी कोई ना कोई ख़ास एनर्जी होती है, प्रोडक्ट की भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की सेम हो, इनकी एनर्जी में डिफरेंस ज़रूर होता है। अब रिएक्टेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आए, इनके मिलने से क्या हुआ कि एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दरमियान में बन गया। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, देखें H2, ये H2Cl2 के साथ मिलकर जब HCl इसमें कन्वर्ट होगा तो दरमियान में हमारे पास एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उसमें क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। और ये जो है कॉम्प्लेक्स फिर आया कन्वर्ट हो जाए अगर प्रोडक्ट में, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर ना कन्वर्ट हो तो मॉलिक्यूल बस टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाते हैं और फिर वो अगेन रिएक्टेंट की फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास स्टूडेंट जो है ग्राफ में कि रिएक्टेंट अगर ये आपस में मिले तो यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स कुछ देर के लिए होता है, फिर अगेन ये कॉम्प्लेक्स जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में। अब स्टूडेंट ज़रा ग्राफ से देखें कि रिएक्टेंट्स की यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है रिएक्टेंट्स की वो ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो बहुत कम है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स यहाँ पे अगर कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, तो ये रिएक्शन कौन सा होगा, ये रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। देखें अगर स्टूडेंट रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम है, तो इसका मतलब है ज़्यादा एनर्जी से हम कम की तरफ आए हैं, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो क्या होगी, वो यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इससे हमें दो बातें पता चली, एक तो हमें प्रोडक्ट का पता चल गया कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है। और उसके बाद हमें एक और बात यहाँ पे पता चली, वो क्या थी, वो एक्टिवेशन एनर्जी की। देखें इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमें इतनी चाहिए। दूसरे ग्राफ की बात करें, रिएक्टेंट्स यहाँ पे हैं, तो स्टूडेंट रिएक्टेंट्स जब ये कन्वर्ट होंगे यहाँ पे प्रोडक्ट में, इधर, अब इसके प्रोडक्ट ऊपर हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट नीचे हैं, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए रिएक्टेंट्स को अच्छी खासी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए यहाँ।
तो इसका मतलब है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अब ये एंडो कैसे होगा देखें, एंडोथर्मिक, क्योंकि रिएक्टेंट्स की एनर्जी अब कम है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है, तो जब रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो स्टूडेंट जो प्रोडक्ट है वो एनर्जी फिर कहाँ से लेंगे, वो इन्वायरमेंट से एनर्जी ले लेंगे, बाहर से। अब जो वो एनर्जी लेंगे तो फिर उनको एक्टिवेशन यानी एक्टिवेट करवाने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगी, तो इसलिए हम कहते हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक इसमें क्या होता है कि इसमें हम थोड़ी सी स्टार्ट में एनर्जी देते हैं, बाकी खुद ब खुद रिएक्शन कंप्लीट होता है और वो एक्सोथर्मिक होता है, जैसे हमारे पास जो है वो आग का जलना होता है। तो एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन की भी हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो ग्राफ से हमें क्या पता चला, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक है तो उसके लिए इतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी वैल्यू कम है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है, और एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है। इस तरह स्टूडेंट इसमें हमने एक और बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास जो है कोई ऐसा रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है, अब इसमें सम टाइम ऐसे होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें वो क्या होता है, वो एंडो। ये तो अंडरस्टूड बात है, क्योंकि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जब प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट में, अब प्रोडक्ट कम एनर्जी वाले थे, जब ये हाई एनर्जी वाले रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे तो ये क्या करेंगे, एनर्जी बाहर से लेंगे, तो ये कौन सा होगा, ये एंडोथर्मिक होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक और रिवर्स रिएक्शन एंडो। इसी तरह अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसका फॉरवर्ड एंडो होगा तो उसका रिवर्स क्या होगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो हम एनर्जी को फिर डिफाइन करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन।